हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं 14 प्रिंसिपल्स बाय हेनरी फ्यूल पर डिस्कस करने वाला हूँ। ये इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और साथ ही हमारे यूजी और पीजी दोनों में ये क्वेश्चन या ये टॉपिक आता है। ठीक है, देखिए, हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हेनरी फ्यूल जो है उन्होंने फंक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एक थॉट दिया था। हेनरी फ्यूल इसलिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं क्योंकि वो फ्रांस के एक जूनियर इंजीनियर थे और साथ ही कोल माइन कंपनी में वो एज अ मैनेजर उन्होंने काम किया था। ठीक है, और उन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस पे 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे और काफ़ी ही इफ़ेक्टिव रहे ये प्रिंसिपल्स। ठीक है, सो देखिए, ये लिस्ट है। फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। सो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं अपन। डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवाइडिंग द फुल वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन among individual and creating department is called the division of work। ठीक है, सिंपल सा डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए या इफ़ेक्टिवली काम करवाने के लिए उनको प्रॉपर वर्क डिवाइड करना ज़रूरी होता है। ठीक है, यदि हम डिवाइड नहीं करेंगे ना तो काफ़ी होच पोच हो जाता है और मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। तो जब हम इंडिविजुअली वर्क बांट देते हैं या टीम वाइज वर्क बांट देते हैं तो क्या होता है कि काम भी इफ़ेक्टिवली हो जाता है और टाइम भी कम लगता है। ठीक है, तो इसलिए हेनरी फ्यूल ने फर्स्ट प्रिंसिपल बताया डिवीज़न ऑफ वर्क, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। नीचे बोला है ना, डिवीज़न ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन हेल्प टू इंक्रीज इफिशियंसी एंड इफिशियंसी विच रिजल्ट in improvement in the productivity and profitability of the organization। सिंपल सा इन्होंने बोला है कि डिवीज़न ऑफ वर्क क्या करता है कि जब स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम बांट देते हैं तो उससे क्या होता है, इंक्रीज इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी मतलब कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि व्यक्ति को उसके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसको काम मिलेगा तो बहुत अच्छे से और विद इंटरेस्ट करेगा वो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इफ़िशियंसी बढ़ेगी तो इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा, और इम्प्रूवमेंट बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, सो ये डिवीज़न ऑफ वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड होता है बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू दी हेनरी फ्यूल देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी मीन्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी। द राइट टू गिव ऑर्डर शुड नॉट बी द कंसिडर्ड विदाउट रेफरेंस टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि दूसरा प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन को यदि हम कोई ड्यूटी देते हैं तो उसको उस ड्यूटी को पूरा करने से पूरा जब वो कर पाए तो उससे रिलेटेड उसको कुछ राइट्स भी देना पड़ता है। अब इसमें एक और चीज़ मैं बताऊँ स्टूडेंट्स की, उसको जितनी ड्यूटीज़ दिए उतने ही उसको राइट्स दिया जाए। यदि हम राइट्स ज़्यादा दे दें और ड्यूटीज़ कम दे दें तो उस कंडीशन में उसका वो मिसयूज़ करेगा। या फिर हम बोलें कि यदि उसको राइट्स कम दे दिए और ड्यूटीज़ ज़्यादा दे दी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो अपने आप को बहुत ही आई थिंक बोले तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार मेरे पास बहुत ज़्यादा काम दे दिया और मेरे को इतना राइट्स नहीं दिया है। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इफ़ द अथॉरिटी इज़ मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी देन चांसेस आर दैट अ मैनेजर में मिसयूज़ इट। यानी कि यदि अथॉरिटी ज़्यादा हो गई है ना और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो गई तो उसका चांसेस है कि वो उसको मिसयूज़ करें। एंड इफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मोर देन अथॉरिटी देन ही मै फील फ्रस्ट्रेटेड। देखिए, इसमें बोला गया स्पष्टली कि यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई और अथॉरिटी कम हो गई तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान रखना है। डिसिप्लिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एज अ इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल लाइफ में भी डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो यही उन्होंने बोला है कि आउटवर्ड मार्क ऑफ रिस्पेक्ट इट अकॉर्डेंस विद द फॉर्मल और इनफॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन अ फर्म एंड इट्स एम्प्लॉयज़। यानी कि एक एम्प्लॉय को मैनेजमेंट के प्रति भी डिसिप्लिन होना है और एक मैनेजमेंट को भी अपने एम्प्लॉय के प्रति प्रॉपर डिसिप्लिन होना है। डिसिप्लिन मीन्स रिस्पेक्ट फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि डिसिप्लिन का मतलब ही होता है कि रूल्स रेगुलेशन का प्रॉपर रिस्पेक्ट करके फॉलो करें। ठीक है, एंड डिसिप्लिन में भी सेल्फ डिसिप्लिन और इट मे बी इन्फोर्स डिसिप्लिन। यानी कि डिसिप्लिन में क्या होना चाहिए कि सेल्फ डिसिप्लिन भी होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अच्छे से अचीव होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है यूनिटी ऑफ
कमांड, देखिए इसको मैं सिंपल सा आपको समझाऊं। यूनिटी ऑफ कमांड सिंपल सा है कि यदि एक पर्सन काम कर रहा है और उसके ऊपर कोई सुपरवाइज़र उससे काम करवा रहा है, तो यदि एक पर्सन को एक ही सुपरवाइज़र काम करवा रहा है तो बहुत अच्छे से वो कमांड उसको देगा, और जो वर्कर है जो काम कर रहा है वो भी बहुत अच्छे से उसकी कमांड लेगा और प्रॉपर उसको फॉलो करेगा। लेकिन उस वर्कर के ऊपर यदि 2 से 3 सुपरवाइज़र है और उसको 2 से 3 व्यक्ति सुपरवाइज़ कर रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, और रिपोर्ट देते समय वो कंफ्यूज हो जाएगा रिपोर्ट किसको देना है। इसलिए हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल बताया यूनिटी ऑफ कमांड, इन द सेंस कि एक ही सुपरवाइज़र होना चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे से उसका कमांड को फॉलो कर सके और उसको प्रॉपर रिपोर्ट दे सके, है ना। इसका मीनिंग यही होता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मैं यदि सिंपल सा अपनी लैंग्वेज में मीनिंग बताऊं तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मीनिंग यही होता है कि जब व्यक्ति इंडिविजुअल डायरेक्शन या टीम डायरेक्शन काम करता है तो उसकी डायरेक्शन और एक ऑर्गेनाइजेशन या उसके डिपार्टमेंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और सेम होगी तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा और गोल ओरिएंटेड काम होगा, ठीक है। इसमें सिंपल सा वही बोला है कि वन हेड एंड वन प्लान ऑफ फॉर ग्रुप of activity with the same objective. All the activities which have the same objective must be directed by the one manager and he must use one plan. यानी कि सारे अलग अलग जो मैनेजर्स होते हैं उनका डायरेक्शन जो होता है काम करने का वो सेम होता है ताकि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए, ठीक है। अगला होता है सब ऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ द जनरल इंटरेस्ट। इसको भी मैं सिंपल से अपनी लैंग्वेज में बताऊँ। इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है, इन द सेंस कि मैनेजमेंट की लैंग्वेज में देखें कि जब एक वर्कर सोचता है कि वर्कर्स खुद की ग्रोथ के बारे में सोचता है कि मेरी ग्रोथ हो, है ना, मैं बहुत टॉप लेवल पे पहुंचूं, तो ये होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो व्यक्ति को इंडिविजुअल इंटरेस्ट, उस पर्टिकुलर वर्कर को इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ में उसको जनरल इंटरेस्ट भी सोचना पड़ेगा। जनरल इंटरेस्ट इन द सेंस कि यदि वो टॉप पर जाना चाहता है तो उसको ये भी सोचना पड़ेगा कि अब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को भी टॉप पर ले जाऊं, यानी कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, यानी जनरल इंटरेस्ट को बनाना पड़ेगा। द इंटरेस्ट ऑफ वन इंडिविजुअल और वन ग्रुप शुड नॉट प्रिवाइल ओवर द जनरल गुड एंड द इंडिविजुअल इंटरेस्ट शुड बी गिवन लेस important while the general interest should be given the most important। यहाँ पर बोला है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बिकॉज क्या होता है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको जनरल इंटरेस्ट पे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला है, इफ़ नॉट द ऑर्गेनाइजेशन विल कॉलेप्स, यदि ऐसा नहीं होता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, कॉलेप्स हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगला होता है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब होता है सिंपल सा पारिश्रमिक जो वर्कर्स को दिया जाता है। तो रेमुनरेशन इज़ द प्राइस ऑफ सर्विस रिसीव्ड पे शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉयज़ एंड द फर्म, यानी कि रेमुनरेशन एक एम्प्लॉय को जो मिलता है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए ताकि वो प्रॉपर मोटिवेट होता रहे और उसकी इफ़िशेंसी बहुत अच्छी बने, है ना। क्योंकि यदि रेमुनरेशन प्रॉपर टाइम टू टाइम नहीं अच्छा मिलेगा, उसको बोनस नहीं मिलेगा, उसको रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलेगा, तो उस कंडीशन में वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा और उस कंडीशन में क्या होगा कि वो काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ एक एम्प्लॉय को भी अपने फर्म के प्रति बहुत अच्छा सा रेमुनरेशन इन द सेंस एम्प्लॉय फर्म को क्या देगा, वो प्रोडक्शन देगा, प्रोडक्टिविटी देगा, और वही प्रोडक्टिविटी फर्म के लिए रेमुनरेशन बनती है, तो उसको भी ये बहुत अच्छा फेयर करना चाहिए, ठीक है। अगला होता है सेंट्रलाइजेशन। इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट टू द ग्रेटर एंड लेसर एक्सटेंट्स डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी एंड द क्वालिटी ऑफ इट्स मैनेजर। इन सेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी concentrated only a few hands। in the centralization और decentralization दो होते हैं, है ना, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी पावर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलें या मैनेजिंग डायरेक्टर्स बोलें या जो भी टॉप लेवल का व्यक्ति होता है उसी के पास होते हैं, और वो उसके हिसाब से अब जिसके हिसाब से जिसको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसके हिसाब से वो राइट्स प्रोवाइड करता है। सो हम वेयर इन द डिसेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द लेवल ऑफ मैनेजर। डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग जस्ट उल्टा हो जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि वो अलग अलग मैनेजर को फुल पावर दे देता है, राइट दे देता है उनकी अथॉरिटी के हिसाब से। एंड नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कंप्लीटेड सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर कंप्लीटेड नहीं होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि कहीं कहीं पर सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन को होना ही पड़ता है और कहीं कहीं पर डिसेंट्रलाइजेशन होना पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है।
अगला होता है स्केलर चेन। मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं, स्केलर चेंज का मतलब होता है एक हैराकी होती है, एक मैनेजमेंट की हैराकी होती है जिसके थ्रू काम करना होता है। हैराकी मतलब जैसे टॉप लेवल हो गया, उसके बाद में टॉप लेवल के बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद में मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर के बाद में डिपार्टमेंट्स के मैनेजर हो गए, डिपार्टमेंट्स के मैनेजर के बाद में स्टाफ हो गया, स्टाफ के बाद में लेबर हो गया। इस तरीके से एक हैराकी होती है। सो हैराकी को प्रॉपर फॉलो करना ही पड़ेगा, है ना, प्रॉपर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, है ना, एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी जो कि उस तरीके से होगी तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में काम भी होगा और प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम रिपोर्ट भी सबमिट होती जाएगी। ठीक है ना। अगला होता है ऑर्डर। अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग, a place for everything and everything in its place, the right man in the right place, and there should be an order for material and things and people in the organization. Order for things are called material order and order for people called social order. In the sense क्या हो गया, ऑर्डर का मतलब होता है कि या तो हम मटेरियल ऑर्डर बोल सकते हैं या फिर मेन ऑर्डर बोल सकते हैं। इन द सेंस क्या हो गया कि सपोज़ हमको प्रोडक्शन करने के लिए बाहर से रॉ मटेरियल बुलवाना है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि राइट टाइम पर राइट ऑर्डर देना, ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसी प्रकार से हम दूसरे तरीके से देखें कि यदि किसी प्लेस पर हमको कोई पर्सन को रिक्रूट करना है तो राइट प्लेस पर राइट पर्सन को रिक्रूट करना ये भी इंपॉर्टेंट होता है। सो इसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, सो ये ऑर्डर के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हमें ज़रूरत नहीं है और हमने ऑर्डर कर दिया, या हमको ज़रूरत नहीं है फिर भी हमने उस पर्सन को रख लिया, या ऐसे पर्सन को रख लिया वो एलिजिबल भी नहीं है और उसको टॉप पोस्ट पर बिठा दिया, तो ये इस तरीके से ऑर्डर नहीं होना चाहिए। सो ये गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है इसका, हेनरी फ्योल ने बताया इक्विटी। मैं इसको बोलूँ स्टूडेंट्स, इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी। ठीक है, इन्होंने इक्वालिटी की बात करी है। देखो, वाइल डीलिंग विद द एम्प्लॉयज़ अ मैनेजर शुड यूज़ काइंडनेस एंड जस्टिस टूवर्ड एम्प्लॉयज़ इक्वालिटी, यानी कि सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में एक मैनेजर को काइंडनेस और जस्टिस रखना पड़ेगा और इक्वलिटी के साथ काम करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि एक लॉयल्टी बनी रहती है, एक डिवेशन होता है, ताकि एम्प्लॉय बहुत अच्छे से सेटिस्फेक्शन तरीके से काम करता है और उसकी इफ़िशियंसी बढ़ती है, और इफ़िशियंसी बढ़ती है तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छे से बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब होता है सिंपल सा कि यदि एक एम्प्लॉय को ये बता दिया जाए कि तुम्हारी जॉब फिक्स है ना, तुमको इतना सैलरी फिक्स है, इतना बोनस मिलेगा, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी बता दी जाए तो वो बिल्कुल सिक्योर हो जाता है, उसको सिक्योरिटी मिल जाती है। और जब उसको सिक्योरिटी मिल जाती है, उसके दिमाग से फियर ख़त्म हो जाता है जॉब का, तो इसलिए वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। उसकी यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि वो पूरा इफ़िशियंसी लगा देता है और पूरी इफ़िशियंसी के साथ काम करता है, और डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्शन ज़्यादा ही होता है इससे। ठीक है, अगला होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि जब प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय और मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होता है, तो मैनेजमेंट को एम्प्लॉय को इतना छूट देना ही पड़ता है कि एम्प्लॉय अपने व्यूज़ या सजेशन मैनेजमेंट को दे सके, अपने विचार दे सके। ताकि क्या होता है, कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि मैनेजमेंट ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है, तो उस कंडीशन में यदि एम्प्लॉय को छूट दी रहती है सजेशन देने की, तो कई पर ऐसे सजेशन दिए जाते हैं ताकि वो बहुत ही सूटेबल और बहुत अच्छे होते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा हो सके और प्रॉफिटेबल हो सके। तो इसको बोलते हैं इनिशिएटिव। तो ये भी ज़रूरी है कि एम्प्लॉय को इनिशिएटिव देना चाहिए ताकि वो अपना खुद का पर्सनल ग्रोथ भी कर सकते हैं। स्प्रिट द क्रॉप मीन्स टीम स्प्रिट, एंड देयरफॉर अ मैनेजमेंट शुड क्रिएट यूनिटी एंड कॉपरेशन टीम स्प्रिट अमंग द एम्प्लॉयज़। यानी कि क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव करना होता है तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, डिवीज़न ऑफ वर्क करता है, जो हमने पहले पॉइंट में देखा। जब डिवीज़न ऑफ वर्क करता है तो वो टीम वाइज कर देता है। ठीक है ना, जब बड़ा यूनिट होता है टीम वाइज कर देता है, छोटा होता है तो इंडिविजुअली हो जाता है। तो टीम वाइज जब वर्क को डिवाइड किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उन प्रॉपर टीम्स के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट को बनाना पड़ता है। जब कोऑर्डिनेशन शानदार बन जाता है, टीम लीडर बहुत अच्छा होता है, पूरी टीम स्पिरिट के साथ काम करती है, तो क्या होता है, बहुत अच्छे से इफ़िशिएंट तरीके से टीम काम करती है। और जब इफ़िशिएंट तरीके से टीम काम करती है तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो जाते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ये थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट